हेलो गाइस, वेलकम बैक टू महेंद्र साला। और मुझे जो मैंने फर्स्ट वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो राजस्थान एसीएफ रेंजर के लिए डाला था वो जो काफी अच्छा थोड़ा रिस्पांस मिल रहा है। एक दिन में थोड़े अच्छे व्यूज आए तो अच्छा लग रहा है। ऐसे गाइस थोड़े व्यूज देते रहिए, थोड़े व्यूज बढ़ाते रहिए, हमारे भी लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। तो आज देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सी रेंजर। ये नेवी एसएसआर और उनके लिए नहीं है, ये केवल गेट और राजस्थान एसीएफ रेंजर के लिए ही है, एनालिटिकल फंक्शन। और ये शायद आई थिंक सो बीएससी के अंदर कुछ टॉपिक्स होंगे इसके, बीएससी के अंदर या एमएससी के अंदर इसके कुछ टॉपिक आते हैं तो वो वाले देख सकते हैं एनालिटिकल फंक्शन। बाकी नेवी एसएसआर और एनडीए में भी एनालिटिक फंक्शन नहीं है। तो देखते हैं कि एनालिटिक फंक्शन होता है क्या है। तो द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन नॉन एज एनालिटिक फंक्शन। अब देखो दो तीन टर्म जो नए नए बनते हैं उनके लिए आ रही है। एक तो डिफाइन, एक आ रही है इसमें डिफरेंशिएबल, एक आ रहा है डोमेन। ये तीन टर्म आ रही है नई नई, ये तीन टर्म है जो इसके अंदर क्या है, नहीं है। तो डिफाइन का मतलब क्या होता है, मतलब डिफाइन का मतलब जैसे सपोज दैट y इज इक्वल टू 1 अपॉन x है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन ये x इक्वल टू 0 पे क्या है, नॉट डिफाइन है। लेकिन बाकी सब वैल्यू के लिए क्या है, डिफाइन है। इसकी डेफिनेट वैल्यू आ रही है, ऑब्वियस सी बात है। डिफरेंशिएबल मतलब डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन इट्स डोमेन। अब डोमेन देखो, डोमेन क्या चीज होती है, जैसे कि अपन y इज इक्वल टू मैं sin x लेता हूँ, y इज इक्वल टू sin x। अब देखो इसका डोमेन कहां से का डोमेन होता है, उसकी सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इसकी कितनी सारी पॉसिबल इसकी वैल्यूज हो सकती हैं इसकी, या फिर कहां से कहां तक इसकी वैल्यू पुट करने पे अपन इसकी और अपने को वैल्यू मिल सकती है। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हैं साइन के ग्राफ में। तो साइन के ग्राफ में अपन इसका डोमेन होता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक लेके होता है। एक इसकी इसी ये इसका डोमेन हो गया, ये इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया। एक होती है रेंज, रेंज होती है एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, कहां से कहां तक एक जब को प्रॉपर डेफिनेट या डिपेंडेंट वैल्यूज आ रही हैं, वो कहां से कहां तक है। वो साइन के ग्राफ में -1 to 1 + 1 के बीच के अंदर आती है। तो -1 to 1 तो इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई। और माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी क्या है, इसका डोमेन हो गया। जैसे कि एक फंक्शन और ले लेते हैं, y इज इक्वल टू √x + 6 ये है। तो अब इसका बताओ कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। इसकी रेंज देखो कहां से कहां तक होगी। पहले देखो -6 पे अगर मैं x इक्वल टू -6 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। फिर बाकी पे इसका देखो -4 -5 रखूंगा तो 1 आ जाएगी। x इक्वल टू अगर x इक्वल टू -5 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। x इक्वल टू -4 पे y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। x इक्वल टू -3 पे वैल्यू y इज इक्वल टू 3 आएगी। x इक्वल टू -2 पे y की वैल्यू 4 आ जाएगी। सॉरी 4 कैसे, √4 आएगी इसकी वैल्यू। तो ये क्या बन जाएगा, 2। यहाँ पे √3 आएगी तो ये √3 या √2 रहेगी इसकी वैल्यू, और √1 1 हो जाती है। x इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे अगर मैं -1 रख देता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 √5। x इक्वल टू 0 पे x y की वैल्यू √6 आ जाएगी। ये तो कुछ ऐसे माइनस में वैल्यू, अगर प्लस में रखो तो x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √7। x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू √8। x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू √9 जो कि 3 हो जाता है। ऐसे इसकी वैल्यूज आ रही है। तो देखो ये -6 से लेके और आगे तक, नेक्स्ट आगे डिजिट बहुत लंबा तक जा सकती है ना, -6 to समथिंग तक ये अगर वैल्यू जाएगी तो ये तो इसकी क्या होगी, रेंज। लेकिन बाकी इसकी वैल्यू -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक अपन रख सकते हैं, तो इसका डोमेन वहां से वहां तक लाई कर सकता है। लेकिन इसकी जो रेंज होगी वो क्या है, -6 to आगे तक काफी सारे नंबर हो सकते हैं, इसमें इंफिनिटी तक जा सकते हैं। इसके ऊपर अपने रूट की वैल्यू आएगी तो वैल्यू आती जाएगी अपने पास x की। तो x की वैल्यू अपन कहाँ आगे तक ले सकते हैं इसकी नंबर्स। तो ये ऐसी बात है। या फिर इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये डिफाइन है -1 से लेके 1 के बीच में डिफाइन है ये, ठीक है। -1 to 1 के बीच में अगर ये डिफाइन इन्होंने कर दिया तो वैल्यू अपन कहां से कहां तक ले लेंगे, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू अपन ले लेंगे यहां से यहां तक ही, और 1 है तो ये इसकी वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 1 से कम है तो ये 0 से इसकी जो रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन 1। तो इसकी लिमिट है वो 0 से 1 के बीच में हो जाएगी। -1 पे भी नहीं होगी और 1 पे भी नहीं होगी, क्योंकि 1 से इधर उधर ही रहेगी इसकी वैल्यूज। तो ये बात होगी थोड़ी सी जो अपने रेंज और डोमेन की बात हो गई। अब देखते हैं आगे इसके अंदर। एक इसमें देखो बात आती है सिंगुलर पॉइंट की। तो सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, ए पॉइंट एट विच फंक्शन इज
not analytic. A point at which function is not analytic is known as analytic function. Analytic point, singular point. It is known as singular point. A point at which function is not analytic is known as singular point. ये वो फंक्शन होगा जहां पे जैसे कि कोई फंक्शन f of z इज इक्वल टू z अपॉन में z माइनस जेड ए, ऐसे कोई पॉइंट दे तो जेड ए पे ये क्या होगा, एक सिंगुलर पॉइंट होगा जहां पे क्या होगा, फंक्शन नॉट एनालिटिक होगा। ठीक है, ये सिंगुलर पॉइंट की बात हो गई। ये अपन ने एनालिटिक फंक्शन देख लिया क्या है। आगे बात करते हैं इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है एनालिटिक फंक्शन की, वो देखते हैं अपन आगे। देखिए एनालिटिक फंक्शन की नेसेसरी कंडीशन है कि ux, uy, vx एंड vy आर कंटिन्यूअस। ये क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। ठीक है, और ux इक्वल्स टू vx एंड uy इज इक्वल टू माइनस ऑफ vx और ये vy। इसका मतलब क्या होता है, डो u अपॉन में डो x इक्वल्स टू डो v अपॉन में डो y। vy का मतलब होता है डो v अपॉन में dy, डो v अपॉन में dx। ठीक है, डो u अपॉन में डो y, इसका मतलब और माइनस डो v अपॉन में dx, ये होने चाहिए। और इन ये दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। और इन सी को ही अपन बोलते हैं CR इक्वेशन। क्या बोलते हैं, CR इक्वेशन, विच इज CR इक्वेशन की फुल फॉर्म होती है कॉची रीमन इक्वेशन। क्या है ये, कॉची रीमन इक्वेशन। कॉची और रीमन ने ये इक्वेशंस दी थी, इसलिए इनको बोल देते हैं कॉची रीमन इक्वेशन। ये भी बहुत जरूरी है फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करने के लिए। ये दोनों इसकी क्या है, एक नेसेसरी कंडीशन है इसकी। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये दो इसकी नेसेसरी कंडीशन होगी एनालिटिक फंक्शन की। अब इसकी देख लेते हैं प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। ठीक है, जैसे कि मान लो अपने को कोई फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। यहाँ पे u क्या है, रियल पार्ट है, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z फंक्शन का। अब देखो u एंड v आर शुड बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट। u and v आर शुड बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट या हार्मोनिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, वो ही कॉची रीमन इक्वेशन। कॉची रीमन इक्वेशन क्या है, ux इक्वल टू vy कॉमा uy इज इक्वल टू माइनस ऑफ vx, ये होनी चाहिए। ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट को प्रूव करता है ना। तो ये दोनों CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरी इक्वेशन, मान लो कोई फंक्शन दिया रखा y इज इक्वल टू f ऑफ x1 xy या u इज इक्वल टू xy, जो कि एक कर्व C1 है, और v एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ x नॉट y नॉट करके, या फिर xy मान लो, तो ये क्या है C2। ये दोनों ग्राफ की सेम एक फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इन दोनों की जो स्लोप, दोनों क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। कब ऑर्थोगोनल होंगे, जब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होंगे, -1 होंगे, क्योंकि ये u f ऑफ xy और u f ऑफ xy नॉट दो ग्राफ की फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये m1 m2 क्या होंगे, अगर इन दोनों की स्लोप -1 है तो बोथ कर्व विल बी ऑर्थोगोनल। बोथ कर्व विल बी ऑर्थोगोनल। बोथ कर्व विल बी ऑर्थोगोनल। ये दोनों कर्व क्या हो जाएंगे, दोनों कर्व ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। ठीक है, ये इसकी दो प्रॉपर्टी हो गई कि पहले तो ये दोनों क्या होने चाहिए, हार्मोनिक कॉन्जुगेट होने चाहिए। अगर बाद में अगर इसके दो ग्राफ लेंगे u इक्वल टू f ऑफ xy c1 और u f ऑफ x नॉट y नॉट c2, तो इन दोनों की जो स्लोप आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, वो आनी चाहिए कांस्टेंट आनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर अपने को एनालिटिक फंक्शन दिया हो और उसको फिर अपने कैसे निकालते हैं एनालिटिक फंक्शन को, वो देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। और पहले इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि एक एनालिटिक फंक्शन है तो उसको अगर दिया हो तो उसका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट दिया हो तो आगे वाला पार्ट निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा, वो बात देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मान लो f ऑफ z इक्वल टू u प्लस i भी अपने को दे रखा है, तो पहले इसको ये फाइंड आउट करो, इसका ux इक्वल टू vy एंड uy इज इक्वल टू माइनस ऑफ vx। ये फाइंड आउट करने के बाद में इसका करते हैं इंटीग्रेशन। f ऑफ z इज इक्वल टू u ऑफ x प्लस आयोटा vx। आयोटा vx देखो यहाँ से इसको, इसकी वैल्यू यहाँ पुट अप कर सकते हैं इसकी जगह, तो
तो ये क्या बन जाएगा ux माइनस आयोटा ऑफ यू वाई, देखो सेम टर्म में हो गया है ना। देन ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देन पुट x इक्वल टू जेड, देन पुट x इक्वल टू जेड एंड y इक्वल्स टू 0 इन द गिवन फंक्शन एंड इंटीग्रेट इट। अब बाद में उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो जो फंक्शन दिया होगा उसके अंदर जेड पुट करेंगे और फिर इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, एफ ऑफ डैश जेड इज इक्वल्स टू, जो फंक्शन है अपने को एफ ऑफ जेड प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समथिंग कुछ अपने पास एफ डैश जेड या फिर एफ डबल डैश जेड प्लस सी समथिंग कुछ अपने पास मिल जाएगा यहाँ से। जब इसका इंटीग्रेशन करके अपन निकालेंगे तो जो भी फंक्शन अपने पास आया जेड की फॉर्म में या जिसकी भी फॉर्म में है वो फंक्शन अपने को इस फॉर्म में आ जाएगा। पहले क्या करना है, कोई भी फंक्शन दिया हो उसको पहले ux uy माइनस vx से चेक करो, फिर f डैश जेड निकालो तो ux और ये क्या हो जाएगा ivx, तो ivx की जगह क्या पुट कर दो uy, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन iv यहाँ आ जाएगा। फिर x इक्वल टू जेड पुट करना है और y इक्वल टू 0 पुट करके फंक्शन के अंदर, वो पुट करने के बाद में अपने को जस्ट इसको इंटीग्रेट करना है, गिवन इन द गिवन फंक्शन एंड इंटीग्रेट इट, मतलब इसका इंटीग्रेशन अपने को निकाल देना है। ठीक है, अब इसको एक क्वेश्चन को मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है जो कि रियल पार्ट है। अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज द रियल पार्ट ऑफ द एनालिटिक फंक्शन, द एनालिटिक फंक्शन एंड of f of z is equal to u plus iota v, then find f of z। क्वेश्चन देखो अपने को इस तरह दे रखा है क्वेश्चन कि u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज द रियल पार्ट ऑफ द एनालिटिक फंक्शन, देन फाइंड f of z इज इक्वल टू u प्लस iota v, देन फाइंड f of z जो कि क्या है u प्लस iota v। तो देखो अपने को क्या दे रखा है, अपने को ओनली रियल पार्ट दे रखा है इस फंक्शन का। ठीक है, रियल पार्ट दे रखा है तो विच मींस अगर अपने को फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई भी दे रखा है तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसमें एनालिटिक की प्रूव होनी चाहिए एनालिटिक फंक्शन के लिए, तो वो अपने को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसने ऑलरेडी दे रखा है कि इट इज एनालिटिक फंक्शन। अगर एनालिटिक फंक्शन नहीं दिया होता तो अपन ये करते ux इक्वल टू vy एंड uy इज इक्वल टू माइनस ऑफ vx, ये अपन इसमें करते। ठीक है, अब देखो ये तो इसने प्रूव करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसने ऑलरेडी एनालिटिक दे रखा है, तो इसका अपन डिफरेंशिएट करते हैं। f ऑफ z इज इक्वल टू ux प्लस आयोटा vx। अब देखो ये है इमेजिनरी पार्ट vx, इसको अपन रियल पार्ट से कैसे डिनोट कर रख सकते हैं, ये रहा यहाँ पे, क्योंकि vx के लिए अपन क्या लिख सकते हैं uy, तो ये क्या आ जाएगा पूरा रियल पार्ट में ux माइनस uy आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आयोटा, तो ये सारा इस रियल पार्ट की फॉर्म में ही आ गया। तो f ऑफ z अगर अपन इस पार्ट का f ऑफ z निकालेंगे तो ऑलरेडी तो ये तो नेगेटिव है, तो x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x और प्लस 2y आ गया यहाँ पे और आयोटा भी है साथ में, तो आयोटा 2y आ गया यहाँ पे, तो ये f ऑफ z आ गया अपने पास। ठीक है, देन अपने प्रोसीजर क्या था, अब अगर आपने थोड़ा सा अगर ध्यान में नहीं हो तो पीछे थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो या फिर उस मेथड को नोट करते हुए चलो। तो मैंने यही बताया था कि ux माइनस आयोटा uy लिख दिया क्योंकि यहाँ से इसकी वैल्यू अपन ने पुटअप कर दी। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, इंस्टेड ऑफ x वी नीड टू पुट z एंड इंस्टेड ऑफ y वी नीड टू पुट हियर 0। तो हियर f ऑफ डैश z इज इक्वल टू 2z प्लस 0। देखो मैंने y की जगह 0 रख दिया और x की जगह z, तो क्या आ गया मेरे पास फंक्शन, ये आ गया। नाउ व्हाट आई विल डू हियर, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेट ही करना है, जस्ट इंटीग्रेट। तो f डैश ऑफ z इक्वल्स टू 2 ऑफ z का फिर से मेरे को इंटीग्रेशन करना है प्लस c, इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे को यहाँ पे। तो f डैश, देखो ये बात हमेशा ध्यान रखो जो नए बंदे, इंटीग्रेशन और डिवाइड dx ऑफ, ऐसे मान लो कुछ भी z आ गया कुछ भी आ गया तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों कैंसिल हो जाते हैं, या फिर इसी को भी इंटीग्रेशन f डैश ऑफ z, इसको भी क्या बोलते हैं, f डैश का मतलब भी क्या होता है, डिफरेंशिएशन ही होता है f डैश का मतलब भी। तो ये डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे और z एज इट इज ही यहाँ पे रह जाएगा। तो देखो f डैश z और ये इंटीग्रेशन है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा f ऑफ डैश भी बचेगा। अब 2z का आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 2 ऑफ z स्क्वायर बाई 2
2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, जेड स्क्वायर प्लस सी। तो ये अपने का क्या आ गया अपना एनालिटिक फंक्शन, जो एफ ऑफ जेड था जो कि क्या एनालिटिक है वो क्या आ गया, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस सी, अपना एनालिटिकल फंक्शन आ गया। तो गाइज ऐसे ये एनालिटिक फंक्शन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो एनालिटिक फंक्शन की बात होगी, पहले एनालिटिक फंक्शन में क्या पढ़ा था कि जो डिफरेंशिएबल होता डिफाइंड हो एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, अपने डोमेन के अंदर जो डिफाइन हो उसे एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं। सिंगुलर फंक्शन की बात की, फिर कुछ प्रॉपर्टीज देखी उनकी, फिर कोई नेसेसरी कंडीशन थी जैसे कि यूएक्स यू वाई वी एक्स वी वाई सब क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जो कि ये है यूएक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, नेसेसरी कंडीशन हो गई। तथा प्रॉपर्टीज में क्या होता है, एक तो ऑर्थोगोनलिटी होनी चाहिए अगर दो कर्व दिए हुए हैं, तथा वन मोर क्या है वो ऑर्थोगोनल वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होनी चाहिए जो कि सेम वही है, ये इसी को सेटिस्फाई करने पे वो क्या हो जाती है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो जाती है। फिर अपन ने देखा कि इसको अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, एनालिटिक फंक्शन है अपने पास, और उसका रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट अपने को फाइंड आउट करना है, पूरा फंक्शन अपने को फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसको फंक्शन को लिखेंगे, उसके बाद में उसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ ऑफ जेड निकालेंगे। एफ ऑफ जेड में अगर रियल पार्ट दिया हो तो पूरा इसको रियल पार्ट बनाएंगे फंक्शन को, अगर इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ तो अगर देखो मान लो ये इमेजिनरी पार्ट दिया होता तो मैं यूएक्स की जगह क्या लिख देता, वीवाई लिख देता, यहाँ पे यूएक्स की जगह वीवाई आ जाता। इसको मैं लेके आऊंगा एफ ऑफ जेड जो रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट दिया उसका डिफरेंशिएट करना है मुझे, फिर मैं x इक्वल टू जेड पुट करूंगा, y इक्वल टू 0 पुट करूंगा। x इक्वल टू जेड और y इक्वल टू 0 यहाँ पे जब फंक्शन में रखोगे तो कुछ वैल्यूज आएंगी, देन वी नीड टू इंटीग्रेट इट, और इंटीग्रेशन करने के बाद में ये आंसर आ जाएगा। कुछ प्रॉब्लम करेंगे तो इसके भी आंसर अपन आसानी से निकाल सकते हैं, और कुछ नेक्स्ट कमिंग वीडियो में थोड़े मैं टॉपिक कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद में इसके ऊपर काफी सारी प्रॉब्लम भी अपन कर लेंगे। और जो प्रीवियस ईयर मैं कोशिश कर रहा हूँ एसीएफ रेंजर की थोड़े पेपर निकालने की प्रीवियस ईयर की, और जहां से मुझे क्वेश्चन मिलते हैं तो हम सेम उसी पैटर्न पे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन आए वो ही सॉल्व कर लेंगे, ताकि अपने को काफी सारा बेनिफिट इसी के अंदर हो जाए। तो ये थी अपनी आज की क्लास। एनालिटिक फंक्शन अपना कंप्लीट हो चुका है, अर्जेंट प्लेन पूरा कंप्लीट हो चुका है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो चुका है, बेसिक प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो कंप्लीट हो चुकी है। 4-5 क्लासेस और लगेंगी इसकी थ्योरी कंप्लीट कराने, फिर 1-2 क्लासेस इसकी मैं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा, और क्वेश्चन करके क्लास ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपना टॉपिक पूरा एसीएफ रेंजर और गेट के लिए खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो भी मैं अनाउंस कर दूंगा। और गाइस प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और कोई मोर वीडियोज या नए अपडेट के लिए हम क्या लेके आ रहे हैं उसके लिए आप अपने हमारे फेसबुक चैनल है मां हिंदू सारा ही नाम से फेसबुक चैनल, वहां पे आप उसको लाइक कर सकते हैं, तो वहां से आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। और प्लीज यहाँ पे जो बेल आइकन का बटन है उसको दबा दीजिए, तो आपको हर एक नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलता रहेगा। जीके के सेक्शन में भी नया वीडियो आने वाला है, तो गाइज सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए। टिल देन बाय बाय।